morning and Jai Hind students. How are you all today? Hope you all are fine. So welcome again to the sociology class. Continuing with the same chapter number 1, structural change. Our revision work is going on. Yesterday we have revised the topics, the impact of colonialism on Indian society and the impact of English language, है ना, on the Indian society and its advantages and disadvantages, and movement of people and structural change, and something about the industrialization and urbanization. Yesterday we were talking about the deindustrialization. तो इसी को कंटिन्यू करते हैं कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियन सोसाइटी में क्यों हो रहा था, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो यूरोप कंट्रीज थे वो काफी डेवलप्ड हो रहे थे. तो ऐसा क्या था जो इंडिया में ये उल्टा हो रहा था, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. क्यों? क्योंकि जो इंडिया में जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिशर्स थे, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे इंडिया में. उनको क्या चाहिए थे? सिर्फ अपने बेनिफिट्स ही चाहिए थे, है ना. जैसे कि जो हम कह सकते हैं कि ये मसूलीपट्टनम और सूरत जैसे सिटीज थे, या फिर ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे फेमस सिटीज थे, जो पहले हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए, अपने डिजाइनिंग क्लोथ्स के लिए, कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते थे. वो कैसे होने लगे? बंद होने लगे थे. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो थे उनके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो थी, उन्होंने इन जो इंडस्ट्रीज थी, ये नेटिव इंडस्ट्रीज थी, इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया. क्यों? और क्यों कर दिया डिस्ट्रॉय? क्योंकि वो इनसे अपने बेनिफिट्स लेना चाहते थे, है ना. जो वहां के किंग्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, है ना. इसका जो सीधा इम्पैक्ट पड़ा, जो वहां के आर्टिशियंस थे उनकी लाइफ पे इसका पूरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, और वो उनका जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था वो खत्म होने लगा. क्यों खत्म होने लगा? क्योंकि जो वो आर्टिशियंस थे, जब वहां के जो किंग्स थे उन पर्टिकुलर एरियाज के, जैसे ढाका या फिर मुर्शिदाबाद कह सकते हैं हम, उनके जो किंग्स थे, जब उनको रिप्लेस कर दिया गया, तो जो वहाँ के आर्टिशियंस पहले होता था ना, जो किंग्स थे उनके जो दरबार होते थे उनमें, जैसे कि वीर वो थे अकबर के यहाँ नवरत्न होते थे ना. इसी तरीके से हर जो राजा होता था, किंग होता था, वो अपने दरबार में इस तरीके के कुछ लोग रखता था, जो जैसे कि पेंटर्स हुए या फिर म्यूजिशियंस हुए, इस तरीके के लोग रखता था, जो या फिर उसके लिए जो ड्रेस डिजाइनर होते थे उसके अपने पर्सनल. तो इस तरीके के कुछ लोग रखे जाते थे. तो जब वहां पे जो किंग था उसको ही रिप्लेस कर दिया गया, तो ये लोगों की जो पूरा सीधा इम्पैक्ट इन लोगों की लाइफ पे पड़ा, क्योंकि ये पूरी अपनी कृपा पे, राजा की ही कृपा पे डिपेंड करते थे, ठीक है ना. तो इनकी लाइफ क्या हो गई? इनकी लाइफ खराब हो गई. तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया, उसमें क्या हुआ, इंडिया में डी होने लगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की अपेक्षा, ठीक है ना. और क्या रीजंस थे? हाई इंपोर्ट ड्यूटी फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, है ना, इन ब्रिटेन, एंड फ्री एक्सपोर्ट ड्यूटी फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया. जो ब्रिटेन में जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई थी, और जब ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट थे वो इंडिया में आते थे, वो उनके ऊपर कोई वो नहीं थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कोई नहीं थी उन्हें, है ना. और इंडिया वर इफेक्ट्स आवर हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिशियन विद मेक्स द पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम सिटीज टू रूरल एरियाज. क्यों होने लगे माइग्रेट पीपल रूरल एरिया की तरफ? क्योंकि होना तो उल्टा चाहिए था. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं वहीं पे तो लोग अट्रैक्ट होते हैं जाने के लिए, लेकिन होने लगा उल्टा. ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि लोगों को जो वो अर्बन लाइफ थी वो ज्यादा डिफिकल्ट लगती थी अपनी उस लाइफ से, जो कि वो पहले से चीजें करते आ रहे थे, है ना. क्योंकि वेजेस थे वो काफी लो थे, वर्क बहुत ज्यादा लिया जाता था, है ना. Now the features of colonial rule. Capitalism is a system of economy which is private ownership of property for the sole aim of profit. colonial rule का जो कह सकते हैं जो
इम्पोर्टेंट फीचर था वो कैपिटलिज्म ही था। तो व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दियर ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट। कैपिटलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसका मेन, जिसे कह सकते हैं मेन मकसद जो है, उसका मेन एम है क्या? प्रॉफिट लेना, हर हाल में प्रॉफिट लेना ही कैपिटलिज्म का मेन मकसद है। ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसका अधिकार होता है? मार्क्स को पढ़ा है ना आपने, कैपिटलिज्म बताया था कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका, जो फैक्ट्री मालिक है उनका ही उस पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पूरा अधिकार होता था। और पूरा प्रॉफिट कौन लेता था? जो मिल मालिक होते थे, है ना, फैक्ट्री ओनर होते थे। और जो वर्कर्स होते थे उनको बहुत ही कम वेजेस पे रखा जाता था। ठीक है। फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं? डायनामिक, एवर चेंजिंग, है ना, हमेशा चेंज होता रहता है। और ग्लोबल इन नेचर, प्रेजेंट वेयर देयर आर इंडस्ट्रीज। और ग्लोबलाइजेशन है इसका नेचर। कैसा है? ग्लोबलाइजेशन, जहां इंडस्ट्रीज है वहां पर कैपिटलिज्म पाया जाता है। ठीक है। और क्या है? पावर, प्राइवेट ओनरशिप। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं, प्राइवेट ओनरशिप। ग्रेट कैपेसिटी फॉर प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसका मेन एम क्या है? वही है प्रॉफिट लेना, ग्रोथ करना। मैक्सिमम यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सबसे ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल वर्क है सारा, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मेन एम वॉज प्रॉफिट फॉर द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो मील मालिक होते थे उनके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना ही कैपिटलिज्म का जो मेन एम है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन इमर्ज्ड। और जो और इंडस्ट्रीज है आपस में कंपटीशन इमर्ज करना इसका मेन कॉन्सेप्ट है। किसका? कैपिटलिज्म का। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं? कैपिटलिज्म के। ठीक है। तो थ्रू कैपिटलिज्म भी हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन एम क्या था? प्रॉफिट गेन करना। कहाँ से? इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट लेना और ब्रिटेन को इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना था। ठीक है। नाउ द नेशन स्टेट। तो ये सब कुछ जो चल रहा था इंडिया में उस टाइम पे कॉलोनियल रूल में, नेशन स्टेट हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फीलिंग थी जो इमर्ज होने लगी लोगों में। टेरिटरी, पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉवरेनिटी। एजुकेटेड इंडियंस वांटेड सॉवरेनिटी, टेकिंग ओन डिसीजंस। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा था? इंडियन सोसाइटी में पड़ रहा था। कुछ जो लोग थे वो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और उसके थ्रू उन्हें क्या मौका मिला? उसके थ्रू मौका मिला उन्हें जो वेस्टर्न लिटरेचर था उसको पढ़ने का। वेस्टर्न लिटरेचर में उन्होंने क्या पढ़ा? लिबरलिज्म, है ना, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब चीजें उन्होंने कहाँ से पढ़ी? वेस्टर्न कल्चर से, जो कि वो वहां तो यूज कर रहे थे। यूरोप में तो इन सब चीजों को यूज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे थे वो लोग, है ना। कोई फ्रीडम नहीं थी लोगों, है ना, कोई फ्रीडम नहीं दी हुई थी उन्होंने। लिबरलिज्म का कोई नाम नहीं था, इक्वालिटी का कोई नाम नहीं था। तो जो वो एक, हम कह सकते हैं कि जो एक मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी, वो एक एजुकेटेड इंडियंस थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा। वो अब किसकी मांग करने लगे? गवर्निंग दियर ओन कंट्री, अपने कंट्री को स्वतः चलाने की, कि अब हमें इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनको उनके नीचे वर्क नहीं करना है। अब हमें अपने कंट्री को खुद गवर्न करना है ना, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। ठीक है। वहीं से जो हमारा ये फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्स सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉइंग लेबर। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया में आया उसको क्या जरूरत थी? फैक्ट्रीज बनाने की और लेबर्स की जरूरत थी, है ना। इसलिए जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल सिटी इन इंग्लैंड, कॉटन फ्रॉम इंडिया वाज सेंट टू मैनचेस्टर, प्रोसेस्ड इनटू सिल्क मेड क्लॉथ एंड सोल्ड इन इंडिया फॉर चीपर प्राइस। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था या हैंडलूम वर्क था जो पहले काफी सक्सेसफुल था, उसको खत्म कर दिया। क्योंकि जो मैनचेस्टर में उनकी अपनी इंडस्ट्रीज थी, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए था? उसके लिए उनको
रॉ मटेरियल की नीड थी। तो रॉ मटेरियल जो कॉटन के रूप में वो यहाँ से कहाँ पहुंचाते थे, मैनचेस्टर पहुंचाते थे, और वहां से सिल्क और कॉटन के कपड़े बन के आते थे जिनको वो इंडिया में ही लाकर चीप प्राइसेस में बेचते थे, है ना। और क्योंकि उन्हें किस चीज की, अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको रिक्वायर कर रहा है, फैक्ट्रीज है ना, फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी उनको खत्म किया और वहां पे रॉ मटेरियल भेजना शुरू कर दी। यानी कि इंडिया को उन्होंने एक रॉ मटेरियल की मार्केट बना दिया, ठीक है। और एम्प्लॉय की भी जरूरत थी, तो एम्प्लॉय भी यहाँ से भेजे जाते थे, है ना, मैंने आपको पहले बताया भी था। अलोंग विद सूरत एंड मसूलीपट्टनम, ढाका, तंजौर वर रूल्ड बाय किंग एंड दे टू लॉस दियर कोर्ट्स। ये भी मैंने बताया भी है आपको कि सूरत और मसूलीपट्टनम एक अच्छे सक्सेसफुल सिटीज थे वो स्टेट के उस टाइम पे, और इसके साथ ही जो ढाका और तंजौर थे वहां पे भी किसका रूल चलता था, किंग्स का। लेकिन धीरे धीरे वहां से उनको रिप्लेस कर दिया गया, है ना, उनको वो खत्म कर दिया गया उनकी कोर्ट्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो आर्टिशियंस, पेंटर्स, डांसर्स, सिंगर्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। तो जो राजा के अधीन वर्क करते थे, आर्टिशियन जो उनकी कृपा पे कह सकते हैं कि डिपेंड करते थे, राजा के ही उसमें रहते थे, जो उनकी लाइवलीहुड थी वो वहीं से चलती थी। तो आर्टिशियन, पेंटर्स, डांसर्स जो थे, इन सब की अपनी इम्पोर्टेंस खो दी, क्योंकि ये वर्किंग क्लास थे, इन्होंने इनका तो वो वर्क जो था वो चला गया, क्योंकि वो सब किस पे डिपेंड करता था, किंग पे, है ना। हैड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव जॉब्स, और इसके लिए उनको अल्टरनेटिव जॉब्स चाहिए लगी। देखो ये वाला जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्स सेटिंग फैक्ट्रीज की सेटिंग की उन्होंने, उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, तो यहाँ के जो ट्रेड्स थे उनको खत्म किया, और वहां पे जो मैनचेस्टर था वहां पे उन्होंने रॉ मटेरियल भेजना शुरू किया, और एम्प्लॉय लेबर की जरूरत थी, तो यहाँ ये जितने भी आर्टिशियंस, पेंटर्स थे, इनकी जॉब को छीन लिया गया और उनको एक यहाँ वर्कर बना दिया गया, ठीक है ना। Where there were industries, population increased and people from rural areas migrated to urban areas. और जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी वहाँ की, और लोग रूरल एरिया से कहाँ जाने लगे, अर्बन एरिया की तरफ जाने लगे। They realized that life in urban areas and factories was tougher. लेकिन वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाने तो लगे, लेकिन थोड़े दिन में उनको क्या रियलाइज हुआ कि जो अर्बन एरिया की लाइफ है, फैक्ट्रीज की जो लाइफ है, वो बहुत ज्यादा टफ है, सोशली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से, है ना। ऑल कास्ट वर द सेम। क्या इम्पैक्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, या फिर कॉलोनियल पीरियड का, या फिर अर्बनाइजेशन का, कि सभी कास्ट, जो कास्टिज्म था इंडिया में, वो लूज होने लगा धीरे धीरे, है ना। फेल्ट दियर कल्चर वॉज गेटिंग इनकोडेड, और लोग जो उनकी अपनी कल्चर थी उसको इनकोडेड फील करने लगे। मद्रास, कॉफी, इंडिगो, स्पाइसेस, और कुछ ऐसे सिटीज थे जैसे कि मद्रास हुआ, वो कॉफी, इंडिगो और स्पाइसेस के लिए फेमस होने लगा, और जो बॉम्बे था वो कॉटन के लिए फर्स्ट स्टैब्लिश्ड एज प्राइस कैपिटल काउंटर फॉर ट्रेडिंग। कैलकाटा जूट के लिए, तो ये यहाँ से कहाँ जाती थी ये सब चीजें, ब्रिटेन जाती थी। मद्रास से कॉफी, इंडिगो, स्पाइसेस, बॉम्बे से कॉटन, और कलकत्ता से जूट, ये सब चीजें यहाँ से कहाँ जाने लगी, ब्रिटेन जाती थी। सुनाओ कैलकाटा की कैसे डेवलपमेंट किया गया, कैलकाटा का जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा। एन इंग्लिश मर्चेंट नेम्ड जॉब चार्नो 1690 केम टू वेस्ट बंगाल। एक ब्रिटिश मर्चेंट थे जिनका नाम जॉब चार्नोक था, वो 1690 में वेस्ट बंगाल आए। सिलेक्टेड 3 विलेजेस सिलेक्ट किए उन्होंने, कोलकाता, गोविंदपुर और सुल्तानती। कंबाइंड 3 विलेजेस एंड स्टार्टेड द ट्रेडिंग पोस्ट एंड द ब्रिटिश वांटेड टू बिल्ड अ फोर्ट इन 1698 नोन एज फोर्ट विलियम एज मिलिट्री सेटअप। और उन्होंने वो तीन जो विलेजेस लिए थे, वहां उन्होंने एक फोर्ट बनाया 1698 में, जिसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम, है ना। और वहां पे जो उनका अपना मिलिट्री सेटअप था उसको वहां लगाया उन्होंने। इन द मिडिल देयर वाज अ मैदान, उसके मिडिल में एक मैदान था, है ना। इन द मिडिल देयर वाज अ मैदान, अराउंड ऑफ मैदान सिटीज वर फॉर्म्ड, पीपल स्टार्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड। और मैदान के चारों तरफ लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, है ना, वहां पे रहना शुरू कर दिया। Thus the city of Calcutta developed, which includes the Fort William and their villages.
इससे धीरे धीरे जो वो कैलकाटा सिटी था वो डेवलप होना शुरू हुआ, है ना। तो हम कह सकते हैं किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो पुराने सिटीज थे जो पहले से डेवलप्ड थे, जैसे कि ये ढाका हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, इनको खत्म करके इनको मतलब इनकी इम्पोर्टेंस को वहां से छीन लिया गया और उनकी इम्पोर्टेंस को खत्म करके न्यू जो सिटीज थे उनको इमर्ज किया गया, जैसे कि न्यू सिटीज को डेवलप्ड किया गया, जैसे कि कैलकाटा, है ना। नाउ द टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन इज वेरी प्रीशियस फॉर द ब्रिटिशर्स, है ना। Tea grows in hilly areas and requires rain, hence Assam was ideal for the tea plantation. Tea plantation के लिए hilly areas की requirement होती है ना, रेन की, इसलिए असम जो था वो टी प्लांटेशन के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या थे, असम में के लो पॉपुलेशन थी वहाँ की, सो देयरफॉर पीपल हैड टू बी मूव्ड फ्रॉम बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अब टी प्लांटेशन के लिए जो वेदर थी वो तो अप्रोप्रिएट थी असम की, लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी काफी कम थी, इसलिए जो वर्कर्स थे प्लांटेशन के लिए जो लेबर की नीड थी वो कहाँ से लाई जाती थी, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश से, ठीक है। लाइफ ऑफ लेबरर्स, कैसी लाइफ थी लेबर्स की, कि हार्श वेदर कंडीशन कॉज डिजीज, मूव्ड अवे फ्रॉम हैंस कल्चर शॉक और लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर पुअर। कैसी थी, बहुत ही खराब कंडीशंस थी, उनको बीमारियां लग जाती थी और वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे आए थे तो उनकी कल्चर शॉक, उनके लिए एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी थी और उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी, वर्किंग कंडीशंस थी, वो भी बहुत ज्यादा पुअर थी। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में बॉक्स नंबर 1.6 और पेज नंबर 10 पे ये अब दिया गया है कि हाउ टू लेबर्स रिक्रूटेड, ये किस तरीके से लेबर्स को रखा जाता था। टी इंडस्ट्रीज बिगेन इन इंडिया 1851 में टी इंडस्ट्रीज बनी इंडिया में। मोस्ट ऑफ टी गार्डन्स वर सिचुएटेड इन असम। ज्यादातर जो टी प्लांट्स थे, वो प्लांटेशन की जाती थी, गार्डन्स थे, वो कहाँ थे, असम में। अभी मैंने आपको बताया कि जो वहाँ की जो वेदर था वो उसके लिए ठीक था टी प्लांटेशन के लिए, ठीक है। इन 1903 द इंडस्ट्री एम्प्लॉयड 4,79,000 परमानेंट एंड 93,000 टेम्परेरी एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। कब, 1903 में टी प्लांटेशन के लिए, ठीक है। सिंस असम वॉज स्पेशली पॉपुलेटेड एंड द टी प्लांटेशन वर ऑफन लोकेटेड ऑन अनहेबिटेड हिल साइड्स। क्योंकि जो असम था वहां की पॉपुलेशन कैसी थी, कम थी, और जो टी प्लांटेशन जो वहाँ पे की जाती थी वो हिली साइड का एरिया था एंड वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज्यादा वहाँ बसावत नहीं थी, लोग रहते नहीं थे वहाँ पे, है ना। बल्क ऑफ द सोरली नीडेड लेबर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर प्रोविंसेस। और जो क्योंकि लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत थी और लोगों को भी वर्क की जरूरत थी, तो बहुत सारी मात्रा में लोगों को वहां पर लाया गया डिफरेंट जगहों से, कहाँ से, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश से, है ना। बट टू ब्रिंग थाउजेंड ऑफ पीपल एवरी ईयर फ्रॉम देयर फार ऑफ होम्स इनटू स्ट्रेंच लैंड्स, प्रोसेसिंग एन अनहेल्दी क्लाइमेट एंड इन्फेक्टेड विद स्ट्रेंज फीवर्स। क्या था, इतने सारे लोग, इतने हजार लोग अपने घरों से बहुत दूर लाए जाते थे, लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट थी वो उन लोगों के लिए अनहेल्दी थी, क्योंकि डिफरेंट हो गया बिल्कुल। राजस्थान और असम की क्लाइमेट में बिल्कुल डिफरेंशिएट हो गया ना, और मध्य प्रदेश और असम, यहाँ की बिल्कुल क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो गई। उनको हैबिट है वहाँ पर सालों साल रहने की, अब यहाँ पे आके उनको बिल्कुल, यहाँ पे आके क्या होने लगे, इन्फेक्टेड विद स्ट्रेंज फीवर्स, स्ट्रेंज फीवर्स थे, उनको इन्फेक्शन होने लगा, है ना। रिक्वायर्ड द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर इंसेंटिव्स। उनको क्या रिक्वायर थी, फाइनेंशियल उनकी कुछ हेल्प फाइनेंशियली होनी चाहिए या कुछ इंसेंटिव्स उनको मिलने चाहिए, विच द टी प्लांटर्स ऑफ असम वर इनविलिंग टू ऑफर। और इसमें जो टी प्लांटर्स थे असम के,
वो इस चीज को नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? उनको किसी भी फाइनेंशियल हेल्प देने की या फिर उनको कोई भी इंसेंटिव देना वो नहीं चाहते थे। वो सिर्फ उनका एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते थे, है ना। The recruitment of laborers of tea gardens of Assam was carried on 4 years, mostly by contractors under the provisions of the Transport of Native Labours of 1863 of Bengal as amended in 1865, 1870 and 1873। और इन लोगों से मतलब इन लोगों को इंसेंटिव ना देना पड़े, कोई फाइनेंशियल हेल्प ना करनी पड़े, इसलिए इन पर जो ये हैं ये जो वर्कर्स थे उनके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट को थोप दिया गया। एक ऐसा एक्ट लाया गया, ट्रांसपोर्ट नेटिव लेबर एक्ट, कि इसके थ्रू आपको ये मतलब जो वर्क आप कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू कर रहे हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये इस एक्ट की कंडीशन है आपकी कि ये आपको करना ही पड़ेगा। इसको वो ये एक लॉ के थ्रू उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया कि ये तो आपको वर्क करना ही है ना। लो वेजेस, जो वर्कर्स से वर्क कराया जाता था उसके लिए उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे। पैनल लॉ मेड बाय द ब्रिटिश टू पनिश द ऑफेंडर और वर्कर्स इफ दे डिड नॉट रिपोर्ट ऑन टाइम, ट्राइड टू रन अवे और वेंट अगेंस्ट होम। जो भी मैंने आपको एक्ट बताया उसके वही उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने लाद दिया कि अगर कोई भी ऑफेंड करता, कोई भी वर्कर किसी भी चीज को लेकर ऑफेंड करता था या फिर टाइम पे रिपोर्ट नहीं करता था या फिर वहां से भागने की कोशिश करता था, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके अगेंस्ट कार्यवाही करते थे और उनको पनिश किया जाता था, है ना। बट दियर लॉज वर इन फेवर ऑफ द प्लांटेशन ओनर्स। वो जो उनके लॉज थे जो बनाए थे उन्होंने, वो किसके फेवर में थे? जो कि प्लांटेशंस थे, जो कि ओनर्स थे, ना कि जो लेबर थी उनके, है ना, जो वर्कर्स थे उनके लिए नहीं बनाए गए थे। वो इंडस्ट्री वॉज प्राइवेटली एंड पब्लिकली ओन्ड। जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट नहीं थी, प्राइवेटली थी। जो जैसे कि अभी कैपिटलिज्म वाला अभी हमने पढ़ा कि कैपिटलिज्म था जिसका क्या एम है, पूरा अल्टीमेट एम था प्रॉफिट लेना, है ना। वर्कर्स से उन्हें कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे वही मार्क्स आ जाता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका उस पे किसका अधिकार है? जो कैपिटलिस्टिक है ना। और जो वर्कर्स हैं उनकी कोई उनको नहीं पड़ी है, ठीक है। नाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। in India, industrialization and urbanization is interdependent। इंडिया में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंटरडिपेंडेंट थे, क्योंकि जहां इंडस्ट्रीज थी वहीं अर्बनाइजेशन था, है ना। जहां इंडस्ट्रीज होती है वहीं तो लोग वर्क करने के लिए आते हैं, वहीं पे तो फिर धीरे धीरे वो एरियाज अर्बन एरियाज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इन इंडिपेंडेंट इंडिया, नेहरू एंड मिनिस्टर्स फेल्ट अ ड्रेन ऑफ वेल्थ एज ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। नेहरू और उनके मिनिस्टर्स ने क्या फेल्ट किया, क्या फील हो रहा था आफ्टर, जबकि जो ब्रिटिशर्स चले गए थे हमारे इंडिया से, कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि जो ब्रिटिशर्स चले तो गए थे इंडिया से, लेकिन वो सारे जितनी भी वेल्थ थी उससे हम कह सकते हैं कि खाली करके गए थे वो इंडिया को पूरी तरीके से, ठीक है। एक डिफिकल्ट पोजीशन में छोड़ कर गए थे हम लोगों को। चले तो गए थे वो, लेकिन एक पोजीशन उस समय हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंट्री था उसकी काफी खराब थी। हैड टू रिकॉग्नाइज द इकोनॉमी एंड लेड टू डेवलप इंडस्ट्रीज। अब जो क्या काम था, जो हमारी जो स्टेट थी उसका क्या काम था कि अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना, रिकॉग्नाइज जो इकोनॉमी एंड लेड टू डेवलप इंडस्ट्रीज, और अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करना। अब जो हमारी जो नेशन स्टेट था, जो हमारा गवर्नमेंट थी, उसके लिए अब ये एक कह सकते हैं चैलेंज था, है ना। नेहरू कॉल्ड डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एज दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल, फ्लड्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो नेहरू थे, उन्होंने जो डैम्स के कह सकते हैं कि निर्माण पर काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डैम्स जो है वो टेम्पल्स होते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, एज अ टेम्पल वर्क करते हैं, क्योंकि जो वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, है ना। कोई डैम बनता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कंट्रोल, फ्लड पे कंट्रोल किया जाता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली है उसका भी निर्माण किया जाता है। तो काफी चीज है जो डैम के बनने से जो काफी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया की वो सॉल्व हो जाएंगी। तो नेहरू कॉल्ड द डैम्स एज द टेम्पल, है ना, इन मॉडर्न इंडिया।
तो उन्होंने डैम के जो उस पे कंस्ट्रक्शन पे काफी जोर दिया, निर्माण पे काफी जोर दिया जो नेहरू थे, है ना। सो वी कैन से दैट colonialism is not just a topic in history but something which lives on its complex way in our lives even today, है ना। colonialism का इम्पैक्ट हम आज भी अपनी लाइफ पे देख सकते हैं। ये जितने भी ये सैंडविच हैं, ब्रेड बटर, कटलरी सिस्टम, है ना, ये सब कहाँ से हमने अडॉप्ट किया? ये सब हमने जो हमारी डेली यूज की हम कह सकते हैं कि चीजें हैबिट्स हैं, उनमें भी ये जो कल्चर है हमने कहाँ से लिया है? वेस्टर्न कल्चर ही तो है। ये जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियलिज्म का ही इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि हमारे ऊपर है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो कॉलोनियलिज्म की, जो इंडिया में इसका जो स्ट्रक्चरल चेंज कॉलोनियलिज्म की वजह से हुआ है, उसको हम आज भी फील कर सकते हैं, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, है ना। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी related to the content, you can call me. So now this chapter is completed now. Jai Hind, bye bye.